दगड़ियों, बरसात अभी शुरू ही हुई है और शुरुआत में ही बागेश्वर जनपद के कपकोट विकासखंड के बृहद क्षेत्र में आपदाओं ने अपना मुंह खोल दिया है, सुरसा की तरह। मैं दूरस्थ की बात क्यों करूं, बागेश्वर नगर के अंदर जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी नगर का जो सबसे बड़ा वार्ड है मंडल सेरा वार्ड, जिसमें 2 सभासद होते हैं, वहां तबाही जो दिखी वो सार्वजनिक हो चुकी है। उसमें छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कठैत बड़ा वार्ड में भी इस बार तालाब बनने की शिकायत सामने आई है। बाकी जो गधेरे हैं, वो जो 6 फीट 8 फीट 12 फीट गहरे गधेरे हुआ करते थे, ठाकुर द्वारा का गधेरा है और भी सब, वो दलदल से लबालब हो चुके हैं और उनके दलदल को हटाने की कोई कोशिश प्रयास नगर पालिका की ओर से या विधायिका की ओर से या प्रशासन की ओर से करने की सुगबुगाहट भी अभी नहीं हुई है। एक सवाल जो हमेशा उठता है और बड़े बड़े मंचों से उठता है कि पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक आल्पस, दूसरा हिमालय। और सवाल यही उठता है कि आल्पस की जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें बृहद रूप में ही नहीं बल्कि आंशिक रूप में भी टूट फूट नहीं होती है। अगर गलती से कहीं हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम सतर्क हो जाता है। उसके ठीक विपरीत हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं, जिनके बारे में कहा जाता है, माना जाता है, स्वीकारा जाता है कि निर्माण की प्रक्रिया में है, वहां बृहद स्तर पर छेड़छाड़ हो रही है, टूट फूट हो रही है। तो इसका कारण क्या है, ये सवाल उठता है और जवाब भी सीधा साधा है। आल्पस को बचाने की जिद वहां का आवाम करता है। जब आवाम करता है तो सिस्टम भी आवाम के आगे झुकता है। और हिमालय को तहस नहस करने की जिद, तोड़ने फोड़ने की जिद, जितना हो सके उतना उधेड़ने की, खोलने की, तोड़ने की जिद हमारा सिस्टम करता है, हमारा आवाम कर रहा है। और इसीलिए आल्पस बचा हुआ है और हिमालय जो निर्माण की प्रक्रिया में है, बहुत बुरी स्थिति में आ चुका है। अब आप सवाल उठाएंगे कि आम आदमी को, आवाम को इसमें जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए। आम आदमी, जो भारत में एक वोट कहलाता है, वो सब कुछ देखकर अगर चुप है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी का बहुत बड़ा हिस्सा उसी के सिर में आ जाता है। तो वैसे हिमालय अगर आज बर्बाद हो रहा है, हिमालय को तोड़ा फोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदारी अगर तय की जाए तो जिम्मेदारी न्यायपालिका की भी बनती है, विधायिका की भी बनती है, कार्यपालिका की भी बनती है। और तीनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते यदि चौथी शक्ति, जो आवाम है, हिमालय को बचाने की जिद में आ जाए, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सुधर जाएंगे। लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल गंभीर है। विधायिका एक अजगर के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसने कार्यपालिका को उतनी ताकत से जकड़ा हुआ है कि वह चाहकर भी सांस नहीं ले सकती। कार्यपालिका तभी सांस लेगी जब विधायिका चाहेगी। जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, तो न्यायपालिका की स्थितियां, अवस्थितियां भी छुपी नहीं है। सर्वोच्च पालिका से लेकर जो हमारे यहाँ तहसीलदार की न्यायपालिका होती है, वहां तक आप सरसरी नजर से देख लीजिए तो लगने लगता है कि वह सिस्टम भी विधायिका के आगे नतमस्तक है। विधायिका सबसे अधिक ताकतवर है, संसद के रूप में, विधानसभाओं के रूप में। अब प्रश्न होता है कि जब चुनने वाला आवाम इनको चुनता है, तब ये जिम्मेदार कैसे हो गए। राजनीतिक दल जिस प्रत्याशी को आपके सामने उतारता है, आवाम उसी को चुनता है।
मुख्यमंत्री आवाम तय नहीं करता, प्रधानमंत्री आवाम तय नहीं करता। आवाम तो सांसद सदस्य या विधायक भी उसको तय करता है जो उसके आगे परोस दिए गए होते हैं। राजनीतिक दल आप सिर्फ नगरों तक सीमित नहीं है, वो गांवों के अंदर, गलियों के अंदर, गलियों में भी, घरों के अंदर, घरों में भी, चूल्हों तक अपना साम्राज्य फैला चुके हैं। और ये साम्राज्य एक भय का साम्राज्य है, सत्ता का भय, सत्ता के प्रति विश्वास का साम्राज्य नहीं है, भय का साम्राज्य है। और यही विधायिका आई कहां से? कॉरपोरेट ने जो ताना बाना भारत में कसा है, उस ताने बाने के तहत राजनीतिक दल बनते हैं, बिखरते हैं, और राजनीतिक दल जनता के बीच चुनाव में आते हैं। और चुनाव में जो एक खतरनाक खेल इन राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है, वो अकुत संपत्ति लुटाने का। और ये अकुत संपत्ति लुटाकर विधायक बनने, नगर पालिका का सदस्य बनने, गांव में वार्ड का मेंबर बनने, ग्राम प्रधान बनने, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने, जिला पंचायत का सदस्य बनने, फिर ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष बनने, विधायक सांसद बनने, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत अधिक दौलत, दौलत शराब के रूप में, दौलत नगद मुद्रा राक्षस के रूप में जो लुटाई जाती है, वो एक सोची समझी रणनीति की तहत है, ताकि कोई ऐसा आदमी सत्ता में ना आ जाए जो इन सब चीजों को समझता हो। और जनता उस भ्रम में फंस चुकी है। जनता राजनीतिक दलों को वोट देती है, और उन्हीं राजनीतिक दलों को वोट देती है जो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के कब्जे में है। यदि जनता जिद में आ जाए कि हमें हिमालय को बचाना है, हमें हिमालय में अपनी खेती को बचाना है, हमें हिमालय में अपने पशुपालन को बचाना है, तो जनता को हिमालय के पहाड़ों को बचाना होगा। जनता को पहाड़ों से निकलने वाले छोटे बड़े जल स्रोतों को बचाना होगा। छोटे बड़े जल स्रोतों से जो नदियां बनती हैं, उनको बचाना होगा। जो हमारा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कॉरपोरेट के लिए चीड़ के बड़े खेत के रूप में स्थापित कर दी गई है, उसको फिर से संयुक्त वन, यानी गांवों के जंगल के रूप में स्थापित करना होगा। बहुत बड़ी साजिशों के तहत सब आपसे छीन लिया गया है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो छीनना शुरू किया था, बाद में महारानी की ब्रिटिश सरकार ने जिसको निर्बाध जारी रखा, और 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में जो निर्बाध तरीके से और कठोर तरीके से जारी है, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और आज तो आपके पास आवाज के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत है, वोट की ताकत। यदि आप वोट हिमालय के पक्ष में देते हैं, पहाड़ के पक्ष में देते हैं, अपने गांव के पक्ष में, अपनी नदी के पक्ष में, अपने जंगल के पक्ष में, अपनी कृषि के, अपने पशुपालन के पक्ष में देते हैं, तो निश्चित जानो आल्पस जितना सुंदर है, उससे बहुत अधिक सुंदर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बस जिद बचाने की हो। फिर मिलता हूं तो गड़ियों, फिर मिलता हूं।